Very good morning, students, and most welcome in online class. As I told you that just after the completion of chapter number 5, we would have the point number first, okay, of our syllabus, because the last 3 chapters have been deleted by CBSE because of pandemic. So students, let's say point number first without wasting your time. The point number first basically is about My Mother at 66 by Kamala Das. The poetess of this poem is कविता की जो कवित्री है is Kamala Das. उनका नाम है Kamala Das. And the name of the poem, a very beautiful poem we have, My Mother at 66, My Mother at 66, 66, 66 वर्ष की उम्र में मेरी माँ, 66 वर्ष की उम्र में मेरी माँ, ये 66 साल की उम्र में मेरी माँ, यहाँ पर एक कविता है, एक पोएम है. So let's say poetry section with the point number first, My Mother at 66, 66 वर्ष की उम्र में मेरी माँ by Kamala Das. As far as the matter of use figure of speech are concerned, we'll have after the completion of the poem. Okay, let's have your point number first, students. My Mother at 66 by Kamala Das. Very short poem, बहुत छोटी सी कविता है, बहुत बड़ी नहीं है. But we have to start the introduction of Kamala Das before having the poem. Okay, we should complete the introduction of Kamala Das before having the poem. So let's have your poem, My Mother at 66. First introduction about the poet. Is she actually? She is not the poet. She is poetess. यहाँ poet लिखा है, poetess है, कवित्री है, कवि नहीं है. Okay, about the poetess. Kamala Das was born in Malabar. कमला दास का जन्म जो है मालाबार में हुआ था. कमला दास का जन्म कहाँ हुआ था? मालाबार में हुआ था. She is recognized as one of India's foremost poets. और वह भारत की अग्रणी पोएटेस, foremost poetess, यहाँ पोएट लिखा रहेगा, आपको पोएटेस मानना है बिकॉज कवित्री है. She is recognized as, इनका जन्म मालाबार में हुआ था. मालाबार, she is केरला में है. मालाबार बेस केरलाबार, मालाबार situated in केरला, केरला में है. Okay, she is recognized as one of the India's foremost poets. और वह भारत की अग्रणी कवित्रियों में से एक मानी जाती है, poetess. She is recognized as one of the India's foremost poetess. और भारत की अग्रणी कवित्रियों में से, foremost poetess में से, अग्रणी कवित्रियों में से कवित्री मानी जाती है. और works are known for their originality. और कमला दास के जो वर्क है वो जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं ओरिजिनलिटी के लिए, वास्तविकता के लिए, वर्सैलिटी के लिए, विविधता के लिए, एंड द इंडिजिनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल, और माटी की इंडिजिनियस फ्लेवर के लिए, माटी की स्थानीय सुगंध के लिए. मैं कहूँ तो स्थानीय माटी की सुगंध के लिए, गांव की खुशबू के लिए, मिट्टी खुशबू के लिए, लोकल जो मिट्टी होती है, इंडिजिनस जो फ्लेवर होता है, जो खुशबू होती है मिट्टी की, उसके लिए उनके कार्य जाने जाते हैं. उनके काम बहुत फेमस है इस बात को लेकर के. उनके कामों में, उनके कार्यों में, उनके वर्क में ओरिजिनलिटी, वास्तविकता, वर्सैलिटी, विविधता, डिफ्रेंशिएशन अलग अलग चीज़ों के बारे में. ओके, एंड द इंडिजिनियस, ओके, डिफरेंट चीज़ों के बारे में, एंड द इंडिजिनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल, और मिट्टी की जो इंडिजिनियस फ्लेवर है, माटी की स्थानीय जो सुगंध है, स्थानीय माटी की सुगंध के लिए उनके कार्य जाने जाते हैं. कमला दास हैज़ पब्लिश मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम. कमला दास ने जो बहुत सी, कमला दास हैज़ पब्लिश मैनी नॉवेल्स, कमला दास ने बहुत से उपन्यास प्रकाशित किए हैं, पब्लिश किए हैं, एंड शॉर्ट स्टोरीज, और शॉर्ट स्टोरीज लघु कहानियाँ, किस भाषा में? इन इंग्लिश एंड मलयालम, इंग्लिश और मलयालम लैंग्वेज में. एज शी बिलोंग टू द मलयालम, एज शी बिलोंग टू केरला, तो मलयालम तो उन्हें आती होगी, तो उन्होंने जो इंग्लिश और मलयालम भाषा में बहुत सी कविताएँ और उपन्यास लिखे हैं. किस नाम के अंतर्गत? अंडर द नेम माधवी कुट्टी. माधवी कुट्टी के नाम के अंतर्गत. किस नाम के अंतर्गत? माधवी कुट्टी के नाम के अंतर्गत. डोंट फॉरगेट दैट इन बोर्ड एग्जामिनेशन द क्वेश्चन विल आल्सो आस्क अबाउट द पोएट एंड पोएटेस. कवि और कवित्री के बारे में भी पूछा जाएगा. ओके, द गिवन लाइन बेसिकली इज बेसिकली यू नो written by the given lines of the poem is written by, किसके द्वारा लाइन है? Write the name of the poet and the poem. कविता का, पोएट का या पोएटेस का नाम लिखिए और पोएम का नाम लिखिए. पूछ लेंगे आपसे. You should know the given line of basically the given lines belong to which poem, किससे बिलोंग करती है मालूम होना चाहिए. ओके, तो हम पढ़ रहे थे माधवी कुट्टी. माधवी कुट्टी के नाम के अंतर्गत सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवल अल्फाबेट ऑफ लव, सम ऑफ हर लव, सम ऑफ हर वर्क, सम ऑफ हर वर्क, उनके कुछ कार्य हैं, उनके कुछ कार्य हैं. सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में उनके कुछ कार्य, मतलब कुछ लिखा है उन्होंने ऐसा इंग्लिश के अंदर, उसमें शामिल है इंक्लूड द नॉवल, नॉवल शामिल है. नॉवल का नाम क्या है? अल्फाबेट ऑफ लस्ट. अल्फाबेट ऑफ लस्ट वाज पब्लिश्ड इन 1977.
में पब्लिश हुआ था। अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, और एक और है नावल, उसका नाम है एक और बुक है, नावल है, जो भी है लिखा हुआ है इसके अंदर, लेकिन पहला तो नावल था अल्फाबेट ऑफ लव, एंड सेकंड इज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। नो, लघु कहानियों का संग्रहण है, लिखा हुआ है शॉर्ट स्टोरीज का संग्रहण है, अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, और उस कलेक्शन का नाम क्या है? एंड इट्स नेम इज पद्मावती। क्या नाम है? पद्मावती, द हैलिट्स एंड अदर स्टोरीज। क्या नाम है? कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है, लघु कहानियों का संग्रहण भी लिखा उन्होंने, और उस लघु कहानी के कलेक्शन का नाम क्या था? नाम है पद्मावती, द हैलिट्स एंड अदर स्टोरीज, एंड द सेम वाज पब्लिश्ड इन 1992। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, कविता की 5 किताबों के अलावा, ये सब कुछ लिखा उन्होंने, कविता की 5 किताबों के अलावा पोइट्री की 5 बुक्स के एडिशन में, इसके अलावा इसके अतिरिक्त शी इज़ अ सेंसिटिव राइटर, वह एक सेंसिटिव राइटर है, वह एक संवेदनशील लेखिका है। शी इज़ अ सेंसिटिव राइटर, वह एक संवेदनशील लेखिका है, वह एक संवेदनशील लेखिका है। शी इज़ अ सेंसिटिव राइटर, वो कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सब्टिलिटीज़। शी इज़ अ सेंसिटिव राइटर, वह एक संवेदनशील लेखिका है, वो कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सब्टिलिटीज़ ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, जिन्होंने मानवीय संबंधों की कॉम्प्लेक्स सब्टिलिटीज़ को, कॉम्प्लेक्स सब्टिलिटीज़, जिन्होंने मानवीय संबंधों के जटिल नज़ाकत को इन लिरिकल इडियम, काव्य भाषा में प्रस्तुत किया है। ओके, आई एम हैविंग द लाइन बेसिकली। ओके, शी इज़ अ सेंसिटिव राइटर, वह एक संवेदनशील लेखिका है, वो कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सब्टिलिटीज़, जिन्होंने जटिल नज़ाकत को, किस चीज़ की? ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, मानवीय संबंधों की, इन लिरिकल इडियम, काव्य भाषा में प्रस्तुत किया है, जिन्होंने ह्यूमन रिलेशनशिप की, मानवीय संबंधों की कॉम्प्लेक्स सब्टिलिटीज़ को, जटिल नज़ाकत को इडियम लैंग्वेज में, लिरिकल लैंग्वेज में, काव्य भाषा में प्रस्तुत किया है, जिन्होंने मानवीय संबंधों की जटिल नज़ाकत को, कॉम्प्लेक्स सब्टिलिटीज़ को काव्य भाषा में प्रस्तुत किया है। इस तरह की वह सेंसिटिव राइटर है, संवेदनशील लेखिका है। माई मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल, और माई मदर एट 66 एक उदाहरण यहाँ पर हमारे सामने है। बिफोर यू रीड, इससे पहले आप पढ़ें कविता को। ओके, इंट्रोडक्शन हो गया, सेम ओके will be asked or may not be asked in board examination. Okay, पूछा जा सकता है, पूछा ना भी जाए, लेकिन आप लोग ये सोच के चलना कि एग्जाम में ज़रूर आएगा at least the name of the poem or the poetess. Okay, aging is a natural process. अब जो पढ़ूंगा सब एग्जाम में आने वाला है, बोर्ड में, ठीक है, स्टैंजा डेफिनेटली आता ही है। Aging is a natural process. Aging is a natural process. क्वेश्चन भी पूछते हैं पोइट्री से, स्टैंजास भी पूछ लेते हैं। Aging is a natural process. Aging एक नेचुरल प्रोसेस है। एजिंग क्या है? नेचुरल प्रोसेस है, उम्र का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। एज तो बढ़ती है सभी की। एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, एज का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? क्या आपने कभी सोचा है हमारे जो एल्डरली पेरेंट्स हैं, हमारे जो बुजुर्ग माता पिता, हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं? बिफोर यू रीड, एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, उम्र का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? क्या आपने कभी सोचा है हमारे जो बुजुर्ग माता पिता हैं हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हमसे क्या उम्मीदें रखते हैं? कभी आपने ऐसा सोचा है हमारे जो एल्डरली पेरेंट्स हैं, हमारे जो बुजुर्ग माता पिता हैं, हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं? हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? सो लेट्स हैव योर पोएम। ओके, लाइन टू लाइन पे रहना सभी। ओके, व्हेन यू विल हैव द ऑनलाइन क्लास। ओके, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, रिटन बाय कमला दास। अपनी माँ के बारे में यहाँ पे लिखा है। माई मदर एट 66 एक पोएम यहाँ पर है। 66 वर्ष की उम्र है मेरी माँ। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार को मेरे माता पिता के घर से कोचीन जाते समय। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, मेरे माता पिता के घर से, ओके, मेरे माता पिता के घर से टू कोचीन, एंड कोचीन का मतलब कोचीन एयरपोर्ट, एंड कोचीन का मतलब क्या है? टू कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कोचीन हवाई अड्डे पर जाने से पहले। ओके, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार को मेरे माता पिता के घर से कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के दौरान कि पिछले शुक्रवार को मेरे माता पिता के घर से कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के दौरान, मॉर्निंग, फ्राइडे मॉर्निंग, शुक्रवार की सुबह, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने मेरी माँ को मेरे बगल में देखा। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मेरी माँ को मेरे बगल में देखा। जब हम जा रहे थे कोचीन एयरपोर्ट, गाड़ी थी, गाड़ी में माँ बैठी हुई थी, मेरी माँ को मैंने बगल में देखा। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की बात है, जब मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा रही थी, उस दौरान की बात है और ड्यूरिंग उस समय की बात है। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माँ को मेरे बगल में देखा।
मेरी माँ बगल में थी, मैंने अपनी माँ को मेरे बगल में देखा। ड्राइविंग करते हुए, ठीक है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, नॉट डूइंग है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। मेरे माता पिता के घर से कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाते समय लास्ट फ्राइडे पिछले शुक्रवार को मॉर्निंग में, ओके, ड्राइविंग करते हुए, कहाँ कैसे तरह ड्राइविंग करते हुए जा रही है। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने मेरी माँ को बगल में देखा। बिसाइड का मतलब बगल में। डोज वह ऊँग रही थी, क्या कर रही थी, वह ऊँग रही थी। ओपन माउथ, उनका मुख खुला हुआ था, माँ का जो मुख खुला हुआ था। हर फेस ashen like that, हर फेस ashen like that of a corpse, उनका चेहरा जो है ashen, पीला था। क्या था, पीला था। like that of a corpse, एक शव की भांति। किसकी तरह, corpse का मतलब होता है डेड बॉडी, एक शव की तरह। उनका चेहरा ashen था, ashen का मतलब पीला, वैसे राख होती है, राख पीली होती है, तो ashen की तरह था उनका चेहरा जो ashen था, पीला पड़ा हुआ था। like that of a corpse, एक शव की भांति। किसकी तरह, एक शव की तरह। and realized with pain, और मुझे उस दर्द का एहसास हुआ, मुझे दर्द का एहसास हुआ। Let's set the translation first, then we'll have the meaning of difficult words and difficult meaning one by one just after the completion of poem, even with figure of speech. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, पिछले शुक्रवार की सुबह कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्राइविंग करते हुए जाते समय मेरे माता पिता के घर से, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माँ को मेरी बगल में देखा। वो डोज कर रही थी, वो ऊँग रही थी। ओपन माउथ, माँ का जो मुख जो है खुला हुआ था। हर फेस एशन, माँ का चेहरा एशन था, पीला पड़ा हुआ था। लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, किसकी तरह, लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, एक शव की तरह। किसकी तरह, एक शव की तरह। एंड लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, यहाँ पर हमारा है simile, figure of speech यूज होगा। we'll discuss about it after the end of our completion of poem. okay, like that of a corpse, शव की तरह माँ का चेहरा पीला पड़ा हुआ था। किसकी तरह, शव की तरह, डेड बॉडी की तरह माँ का चेहरा पीला पड़ा हुआ था। and realized with pain, और मुझे दर्द का एहसास हुआ। and realized with pain, और दर्द का एहसास हुआ था। that she was as old as she looked, कि वह उतनी ही बुजुर्ग थी जितनी कि वे दिखाई देती थी। कि मेरी माँ जो है उतनी ही बुजुर्ग, उतनी ओल्ड थी जितनी कि वह दिखाई देती थी। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन बहुत जल्दी वह विचार बहुत दूर चला गया। और मुझे दर्द का एहसास हुआ दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वह उतनी ही बुजुर्ग थी जितनी कि वह नजर आती थी। वह उतनी ही बुजुर्ग थी जितनी कि वह नजर आती थी। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन बहुत जल्दी वह विचार दूर चला गया। एंड लुक्ड आउट एट द यंग ट्री स्प्रिंटिंग, और मैंने बाहर देखा, गाड़ी में थी, ड्राइविंग कर रही थी, और मैंने बाहर देखा एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग, और बाहर देखा मैंने यंग ट्री स्प्रिंटिंग को। यंग का मतलब जवान, ट्रीज का मतलब पेड़, स्प्रिंटिंग का दौड़ते हुए, और बाहर मैंने जवान पेड़ों को, नए पेड़ों को जो है दौड़ते हुए देखा। जब गाड़ी आगे ड्राइव करके आप लेके जाएंगे तो पेड़ कहाँ पर रहेंगे, पीछे जाएंगे। तो मैंने बाहर जो है, विंडो के बाहर जो है, गाड़ी के विंडो के बाहर जो है, बाहर मैंने जवान जो है यंग ट्रीज को जो स्प्रिंटिंग दौड़ते हुए देखा। The married children spilling out of their homes, the married children, married का मतलब प्रसन्न, spilling out का मतलब उछलते कूदते बाहर निकलना। The married children spilling out of their homes, और married प्रसन्न बच्चों को, खुश बच्चों को उछलते कूदते अपने घर से बाहर निकलते हुए देखा। और विचार जो है दर्द दूर चला गया जब मैंने बाहर जवान पेड़ों को दौड़ते हुए देखा, और मैरिड चिल्ड्रन को, प्रसन्न बच्चों को स्पिलिंग आउट जो है, प्रसन्न बच्चों को स्पिलिंग आउट, उछलते कूदते घर से बाहर निकलते हुए देखा। तब वह विचार दूर चला गया। कौन सा विचार, कि मेरी माँ उतनी ही बुजुर्ग थी इतना कि वह दिखाई देती थी। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी चेक होने के बाद, मतलब आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी चेक होने के बाद, मैं सिक्योरिटी द्वारा चेकअप करने के बाद सारा सामान वगैरह सब चेक होता है, स्कैन होता है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी चेक होने के बाद, जो भी वहाँ पर सिक्योरिटी द्वारा चेकअप्स वगैरह हुआ हमारा, उसके बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे मतलब कुछ गज की दूरी पर खड़े होते हुए, सिक्योरिटी ने चेक कर लिया सारा जो भी करना था, और स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, और कुछ गज की दूरी पर खड़े होते हुए, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने अपनी माँ की ओर फिर से देखा। सिक्योरिटी चेक हो चुकी है और ऑब्वियस है मुझे जाना है। आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल, मैंने अपनी माँ की ओर फिर से देखा। उम्र है 66 साल की। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने अपनी माँ की ओर फिर से देखा। वैन क्या था, वैन पेल, उनका चेहरा वैन था। वैन का मतलब WN वैन, रंगहीन था।
उनका चेहरा रंगहीन था, पेल पीला पड़ा हुआ था। मैंने अपनी माँ की फिर से देखा, कुछ गज की दूरी पर खड़े होते हुए सिक्योरिटी चेक्स के बाद, तो माँ का चेहरा जो है वैन था, माँ का चेहरा रंगहीन था, पीला पड़ा हुआ था। एज अ लेट विंटर्स मून, एज अ लेट विंटर्स मून, किसकी तरह? एज अ लेट विंटर्स मून, किसकी तरह बेटा? एज अ लेट विंटर्स मून, एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल दैट ओल्ड फैमिली एग। और माँ का चेहरा जो है रंगहीन था, माँ का चेहरा कैसा था? रंगहीन था और पेल था, पीला पड़ा हुआ था, किसकी तरह? एज अ लेट विंटर्स मून। लेट का मतलब लेट, सर्दियाँ जब पड़ती है बहुत लेट वाला, ढलती हुई सर्दी के चंद्रमा की भांति। ढलती हुई सर्दी का मतलब जब आपकी जो विंटर खत्म होने वाली होती है, लेट विंटर्स मून, ढलती हुई सर्दी के चंद्रमा की भांति माँ का चेहरा रंगहीन था। और सर्दी में क्या होता है? बिकॉज ऑफ फॉग, बिकॉज ऑफ धुंध की वजह से जो है चांद नज़र नहीं आता, काफ़ी धुंधला दिखाई देता है सर्दी के मौसम में, और लगता है कि बूढ़ा हो चला है, लगता है कि मून जो है बूढ़ा हो चला है। तो माँ को मैंने फिर से देखा, वैन पीला पड़ा हुआ था, चेहरा वैन रंगहीन था, पेल पीला पड़ा हुआ था, किसकी तरह था? एज अ लेट विंटर्स मून, ढलती हुई सर्दी के चंद्रमा की भांति माँ का चेहरा था, ढलती हुई सर्दी के चंद्रमा की भांति माँ का चेहरा था। एंड फेल दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट, एंड फेल दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट, एंड फेल दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट। और मैंने जो है उस फैमिलियर एक्ट को, जाने पहचाने दर्द को फिर से महसूस किया। एंड फेल दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट, और मैंने उस फैमिलियर एक्ट को, जाने पहचाने दर्द को फिर से महसूस किया। और दर्द कौन सा था बात करेंगे, पहले आप सुन लीजिए ट्रांसलेशन। और मैंने उस फैमिलियर एक्ट को, वो जाने पहचाने दर्द को फिर से महसूस किया, फेल किया। माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन के भय को महसूस किया। जब मैंने माँ को फिर से देखा, जिनका चेहरा रंगहीन था, पीला पड़ा हुआ था, एज अ लेट विंटर्स मून, ढलती हुई सर्दी की चंद्रमा की भांति, ढलती हुई सर्दी के चंद्रमा की भांति जो बिल्कुल धुंधला दिखाई देता है। एंड फेल दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट, माई चाइल्डहुड फियर, और मैंने उस फैमिलियर एक्ट को, वो जाने पहचाने दर्द को, एक्ट मीन्स दर्द, और फैमिलियर एक्ट को, एंड माई चाइल्डहुड फियर्स, और मेरे बचपन के डर को मैंने फिर से महसूस किया। डर लगा मुझे माँ को देख करके। बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन मैंने केवल इतना कहा, मुझे जाना था कि मैंने केवल इतना कहा माँ को देखने के बाद, सी यू सून अम्मा, कि अम्मा फिर मिलेंगे। सून का मतलब बहुत जल्दी, कि अम्मा बहुत जल्दी मिलेंगे। सी यू सून अम्मा, अम्मा फिर मिलेंगे। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और जो मैंने किया, मैं केवल स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मैं केवल मुस्कुराई और मुस्कुराई और मुस्कुराई। ऑल आई डिड, दोबारा से एक बार, मैंने आई फेल दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट, और मैंने उस फैमिलियर एक्ट को, जाने पहचाने दर्द को महसूस किया। माई चाइल्डहुड फियर्स, मेरे बचपन के डर को महसूस किया। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, बट ऑल आई सेड, लेकिन जो कुछ भी मैंने कहा सी यू सून अम्मा, कि अम्मा बहुत जल्दी मिलेंगे, मतलब फिर से मिलेंगे, सी यू सून। एंड ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैंने जो कुछ भी किया, मैं केवल मुस्कुराई और मुस्कुराई। और अम्मा को सी यू सून कह के मैं केवल मुस्कुराई और मुस्कुराई। इट्स ऑल अबाउट योर पोएम, ओके। पोइट्री का ट्रांसलेशन है। सो लेट्स सी द डिफिकल्ट वर्ड्स विथ फिगर ऑफ स्पीच एंड डिफिकल्ट मीनिंग्स। So students, on page number 90, okay, here, like line number 3, 4, 5, 6, on line number 6, the given line is here. Open mouth her face, ashen, often open mouth her face. यहाँ पे जो कंपैरिजन है बेसिकली इसका, माई मदर एट 66, मेरी माँ का 66 साल की उम्र में जो यहाँ पे कविता माई मदर, यहाँ पे मदर का जो कंपैरिजन है, लाइक माँ यहाँ पे किसकी तरह बताई गई है? लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, like that of a corpse. The first figure of speech here is simile. The first figure of speech is here simile, not smile, is simile. And simile यहाँ पर क्या होती है बात करेंगे, but don't forget that यहाँ पे line है ashen like that of a corpse, like that of a corpse, like that of a corpse. यहाँ पे लाइन है like that of a corpse, कि माँ का चेहरा जो है, फेस like that of a corpse, माँ का चेहरा एक शव की भांति था। कैसा था? शव की भांति था, मतलब पीला पड़ा हुआ था। माँ का चेहरा शव की भांति था। तो यहाँ पे सिमली का इस्तेमाल हुआ है। अब सिमली क्या होती है? लिसन मी, okay, like that of a corpse, like that
ऑफ अ corpse। ये लाइन जो है यहाँ पे अलंकार या फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है, एंड द अलंकार और द फिगर ऑफ स्पीच इज सिमिली, और what is simile exactly? A simile is a figure of speech in which comparison is made between two different objects. A simile is a figure of speech in which comparison is made between two different objects, but there should be one point of resemblance. Okay, comparison होता है two different objects में, like mother है यहाँ पे, like corpse हो गया, एक माँ हो गई, एक corpse हो गया, शव हो गया, लाश हो गई, तो माँ के चेहरे का कंपैरिजन किससे हुआ है? लाश से हुआ है। टू डिफरेंट थिंग्स यहाँ पर है। ओके, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बट देयर शुड बी वन पॉइंट ऑफ रिजेम्बलेंस। लेकिन दोनों का जब कंपैरिजन हम करते हैं उनमें एक पॉइंट, एक बात रिजेम्बलेंस होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। और वो बात कौन सी है? कि माँ का चेहरा भी शव की तरह पीला है, जैसा शव होता है ऐसे लाश होती है, और माँ का फेस भी कुछ ऐसा ही है। कंपैरिजन है, वन पॉइंट ऑफ रिजेम्बलेंस भी है। एंड डोंट फॉरगेट दैट व्हेन वी स्पीक अबाउट सिमिली, द कंपैरिजन इज मेड विद द हेल्प ऑफ as, like and so, as, like and so, as, like and so. Okay, a comparison, okay, a figure of speech in which comparison is made between two different objects, but there should be one point of resemblance, and the comparison is made or happen with the help of as, like and so. तो यहाँ पे like यूज हुआ है, और like अगर है, comparison है, तो simile होगा, because the same kind of comparison is also happens or made in metaphor. Metaphor में भी होता है, किस में होता है? Metaphor, a different figure of speech, right now we have simile, और metaphor में भी होता है metaphor। मेटाफर एक और फिगर ऑफ स्पीच हमारे पास है, वहाँ भी कंपैरिजन होता है बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, वहाँ भी पॉइंट ऑफ रिजेम्बलेंस पॉसिबल, वहाँ भी पॉइंट ऑफ रिजेम्बलेंस होता है, एसेंशियली होता है, बट द कंपैरिजन इज नॉट मेड विद द हेल्प ऑफ एज, लाइक एंड सो। लेकिन कंपैरिजन वहाँ पे एज, लाइक और सो की तरह नहीं होता मेटाफर में। कहाँ पर? मेटाफर में। बट इन सिमिली कंपैरिजन इज हैपन, कंपैरिजन इज मेड विद द हेल्प ऑफ एज, लाइक एंड सो बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ओके, एंड देयर शुड बी वन पॉइंट ऑफ रिजेम्बलेंस। तो लाइक अ कॉर्प्स यहाँ पे जो लाइक अ कॉर्प्स यहाँ पे, लाइक ऑफ अ कॉर्प्स यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है इज अ लाइन ऑफ सिमिली। यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सिमिली। ओके स्टूडेंट्स, एंड जस्ट अबाउट द टू लाइन्स एट द लास्ट ऑफ पेज नंबर 90, देयर इज अ वर्ड trees sprinting. There is a word tree sprinting, and that the meaning of that, what I told you while we had translation, when we are having the translation of the poem, I told you about the meaning of that two words, these two words, tree sprinting, and the meaning of tree sprinting is पेड़ जो हैं दौड़ रहे हैं। लाइन आई थी ना वहाँ पे लाइन आई थी, looked out at young tree sprinting, मैंने बाहर देखा और वो विचार दूर चला गया था, वो दर्द उत्साह है, दूर चला गया था। और विचार दूर क्यों चला गया दूर? उस कमला दास का विचार दूर क्यों चला गया था? माँ के दर्द वाला बच्चा क्यों चला गया था? बाहर जब देखा था उसने ट्री स्प्रिंटिंग को, और मैरी चिल्ड्रन स्प्रिंटिंग आउट ऑफ देयर होम्स, बच्चे बाहर निकल रहे थे, प्रसन्न बच्चे उछलते कूदते बाहर निकल रहे थे। बट द वर्ड इज ट्री स्प्रिंटिंग, द वर्ड इज ट्री स्प्रिंटिंग, और ट्रीज यहाँ पे स्प्रिंट कर रहे हैं, पेड़ यहाँ पे दौड़ रहे हैं। इज इट पॉसिबल कि पेड़ दौड़ सकते हैं? इज इट पॉसिबल कि पेड़ दौड़ सकते हैं? Okay, maybe there is a living sense in the plant sense, basically trees living sense होता है because they produce oxygen basically and get CO2, वो होता है living sense। लेकिन फिलहाल पे यहाँ पे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी काउंट होते हैं, लेकिन जो ट्रीज है वो क्या स्प्रिंट कर सकते हैं, क्या वॉक कर सकते हैं? कि नो, इट्स नॉट पॉसिबल। सो राइट नाउ ट्री स्प्रिंटिंग यहाँ पे जो वर्ड है, इट स्पीक अबाउट द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द सेम पोएम, इट इज पर्सोनिफिकेशन। It is personification. It speaks about the next figure of speech. It's known as personification. And what do you mean of personification? A personification is a figure of speech. A personification is a figure of speech in which inanimates, abstractions, in which inanimates, abstractions and non-living things play a role of living things or human beings. Is that clear? A personification is a figure of speech in which inanimates, जो निर्जीव वगैरह होते हैं, जो इनएनिमेट चीज़ें होती है, ओके, या फिर जो एब्स्ट्रैक्शंस, जो कल्पनाएं वगैरह, जो काल्पनिक चीज़ें होती हैं, और जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, नॉन लिविंग का मतलब जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, प्ले अ रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स, वो ह्यूमन बींग का रोल प्ले करते हैं और लिविंग बींग्स का रोल प्ले करते हैं। मतलब जनरली मैं बात करूं कि नॉन लिविंग थिंग्स जो है लिविंग थिंग्स का रोल प्ले करती है। इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच नॉन लिविंग थिंग्स और एब्स्ट्रैक्शंस प्ले अ रोल ऑफ ह्यूमन बींग, प्ले अ रोल ऑफ लिविंग बींग। इज क्लियर? इट्स नोन एज एब्स्ट्रैक्शन, जहाँ पे नॉन लिविंग थिंग, एनीथिंग, कोई भी हो,
ओके कुछ भी नॉन लिविंग थिंग है जो वो लिविंग थिंग का रोल प्ले करे, दैट इज नोन एज personification. It's about the next figure of speech, personification. अब यहाँ personification कैसे है? Because the trees are playing a role of living beings. Trees sprint कर रहे हैं, trees दौड़ रहे हैं, maybe किसी भी condition में हो, but in this line tree sprinting mean the here the personification is the next figure of speech. The next is personification. The same is asked in board examination also. Board exam पूछते हैं आप लोगों से. In the given line, which figure of speech is used by the poetess or poetry? By the poetess or poet. कवि और कवित्री के द्वारा कौन सा figure of speech यूज हुआ है? Okay, like of a corpse, we had simile there, and trees painting we had personification. We have personification. Okay, तो बता दिए personification क्या होता है? And in the last of the poem, students, the next is alliteration. You know, उसने कहा था see you soon अम्मा, कि अम्मा फिर मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे अम्मा. And all I did was smile and smile and smile, smile and smile and smile. और smile 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 में जो first letter है वो कौन सा है? Alliteration में हमारे पास जो last हमने पढ़े smile, smile and smile. The first letter is S and S. Okay. So let's speak about the alliteration now. Alliteration, repetition, दोनों नाम से famous है. Repetition, alliteration. So what is alliteration exactly? So alliteration is a figure of speech. Alliteration is a figure of speech in which the latter or the syllable, are in repetitive form. Okay, of the two or more than two words. कि दो या दो शब्दों के जो लेटर्स है एट द बिगिनिंग शुरुआत में, इन विच लैटर और सिलेबल, द लैटर मीन्स वर्ण जो अक्षर होता है पहला, और सिलेबल मीन्स भी आपका वर्ण होता है. इन विच लैटर और सिलेबल्स ओके एट द बिगिनिंग आर रिपीटेड फॉर्म ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स. कि दो या दो से अधिक शब्दों में जो लेटर होता है फर्स्ट लेटर एट द बिगिनिंग रिपीटिशन में होता है, वो बार बार आएगा आपका. लाइक स्माइल में एस वी हैव, स्माइल एस वी हैव, स्माइल एस वी हैव. तो रिपीटेड यहाँ पे रिपीटेशन हुआ है सेम लेटर का, किसका? एस का. रिपीटेशन है यहाँ पे. इट इज alliteration. Alliteration is a figure of speech in which a letter or a syllable okay is repetitive or is repeated okay at the beginning of two or more than two words okay in a line or in a poem we can say. It's known as alliteration. So basically the basic figure of speech that are used in this poem are simile. Okay, I discuss about it. कुछ नहीं करना हमको, तो खाली उसमें पीछे बैक जाना है, वो मिल जाएगा पूरा लाइन जो बोला है. Personification, then alliteration. These major figure of speech are used in this poem. Okay, so let's speak about anything else which has been left. Okay, familiar act, my childhood fear. Okay, उसका मतलब क्या? There is no figure of speech in this line, but we should know the meaning of the given line. Familiar act, वो जाना पहचाना दर्द क्या था कवित्री का? उस समय मैंने कहा कि जाना पहचाना दर्द जो है मुझे याद आया. आई फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट, मुझे वो पुराना जाना पहचाना दर्द याद आया. माई चाइल्डहुड फेयर, मेरे बचपन का डर मुझे याद आया. वो बचपन का डर क्या था? वो फैमिलियर एक्ट था. ओके, वो फैमिलियर एक्ट क्या था? वो फैमिलियर एक्ट क्या था? वहाँ पे हमें बात करनी पड़ेगी, हमें बात यहाँ पे करनी पड़ेगी. फैमिलियर एक्ट यहाँ पर क्या था? द फैमिलियर एक्ट यहाँ पर था कि कवित्री को लगता है कि एक समय ऐसा आएगा अपनी माँ को वह खो देगी. अ डे विल कम व्हेन शी विल लूज और लॉस हर मदर. अपनी माँ को वह खो देगी. तो वो दर्द उसे याद आया, उसे वो फैमिलियर एक्ट जाना पहचाना दर्द उसे याद आया कि माँ को वह खो देगी. ओके स्टूडेंट्स, और बेसिकली okay, and the meaning of the married children spilling out of their homes. And the meaning of married children spilling out of their homes, the meaning of married children spilling out of their home. जो प्रश्न में बच्चे उछलते कूदते अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, वो क्या signifies करते हैं? Okay, वो signifies करते हैं यहाँ पे basically. Exactly, the given sight made her happy. The given sight, the sight of married children that spilling out of their home. Actually, while she was driving with her mother to Cochin International Airport, उसको बड़ा दुख हुआ था माँ के फेस को देख करके. सब कुछ बड़ा उसका आइडिया जो है वो दूर हो गया था बच्चों को देख करके. वो विचार दूर हो गया, दर्द उसका दूर चला गया था माँ वाला. ओके, तो the married children spilling out of their homes meaning is here basically signifies actually the line, the sight made her happy. इस दृश्य ने कवित्री को हैप्पी कर दिया था. क्यों हैप्पी कर दिया था? द गिवन साइट इज इन क्वाइट कॉन्ट्रास्ट ओके अगेंस्ट द साइट ऑफ हिज और द सिचुएशन ऑफ हिज मदर, ऑफ हर मदर.
उसकी माँ की जो सिचुएशन थी उससे अगेंस्ट है, कॉन्ट्रास्ट में है। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है, जो यहाँ पे साइट है, दृश्य है, मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट टू देयर होम्स का, मेड हर हैप्पी, उससे वह काफ़ी खुश हुई थी, बहुत ही उसे अच्छा लगा था। दैट्स इट। ओके स्टूडेंट्स, एंड द लाइन अगेन, द लाइन वी हैव हियर, सी यू सून अम्मा। उसने सी यू सून अम्मा का मतलब यहाँ पर क्या है कि सी यू सून अम्मा का मतलब अम्मा फिर से मिलेंगे, बट द गिवन लाइन और द गिवन वर्ड सिग्निफाइज ओके रिमेन होपफुल। क्या मतलब है? रिमेन होपफुल, कि होपफुल रहना, आशावादी रहना। द गिवन वर्ड लाइक सी यू सून अम्मा सिग्निफाइज रिमेन होपफुल, आशावादी रहना। even your you know dear ones approaching to death, कि भले ही आपके dear ones मौत के नज़दीक पहुंचने वाले हैं, या death is approaching to them, या मौत उनके पास पहुंचने वाली है, just remain hopeful, आप hopeful रहे, and always say see you soon, फिर मिलेंगे। Okay, and always talk in happiness, and always talk the good things with the dear ones. See you soon amma signifies remain hopeful, आशावादी रहना। Even your dear ones approaching to death, कि भले ही हमारे dear ones जो है death को approach कर रहे हैं, मौत के पास पहुंचने वाले हैं। It's all about the poem. Okay, difficult words, figure of speech with simile, personification and alliteration. As far as the question are concerned, you have to attempt all the 5 questions of the same poem, students. Okay, if you still have any doubts about the same poem regards to the figure of speech and translation, you can ask me on my WhatsApp number. There is no problem. It's all about the poem number first. The next we'll have a next class. Thank you and have a nice day.